सिख जनरल थे जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया था। उनकी नजर में भिंडरावाला वो शख्स था जो भारत को काटने की तैयारी कर रहा था। अगर कुछ दिन और साथ ना देते तो शायद पाकिस्तान के साथ उनका टाइप हो रहा था। पाकिस्तान आर्मी कभी भी नहीं आएगी बचाने। जो उस टाइम के गवर्नर थे उनकी रिपोर्ट है गोल्डन टेम्पल पे आपको वहां आर्मी नहीं भेजनी चाहिए। एंड इंदिरा गांधी ने उनको बोला था कि आई वांट टू बॉम्ब गोल्डन टेम्पल। उनके हिसाब से जितना डिसरिस्पेक्ट गोल्डन टेम्पल का फौज पर आरोप लगता उससे कहीं ज्यादा अपमान अकाल तख्त का अंदर किया गया था। इंडियन गवर्नमेंट और इंदिरा गांधी का जब उनको बहुत ही सॉलिड इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी अकाल तख्त से खालिस्तान एज अ सेपरेट कंट्री अनाउंस किया जाएगा एंड यू हैव टू स्टॉप इट। All driven by politics, political conspiracy which exploited Sikh sentiments and totally funded and nurtured by Pakistan. बट अगर मैं हिस्ट्री पे भी जाऊं, मैंने एक किताब पढ़ी थी, एक कोई सिख जनरल थे जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया था। तो उन्होंने उस पर एक बड़ी अच्छी किताब लिखी थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार किताब का नाम है। और मैं वो किताब पढ़ रहा था क्योंकि वो सिख फौजी थे तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही थी। जी। और उन्होंने उन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की थी कि क्या जरूरत थी अंदर घुसने की, क्या जरूरत है तो बराड़ की। हाँ जी। वो किताब, अब मुझे नहीं पता उनका भी कोई आइडियोलॉजिकल था या नहीं था, लेकिन वो किताब जब मैंने पढ़ी तो उस किताब को पढ़ने के बाद, क्योंकि वो एक सिख फौजी थे, अगर इसलिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उनको लेकर ज़्यादा एक्साइटेड था कि क्या निकल कर आता है बराड़ साहब का। तो उसमें उनकी नज़र में भिंडरावाला वो शख्स था जो भारत को काटने की तैयारी कर रहा था। अगर कुछ दिन और साथ ना देते तो शायद पाकिस्तान के साथ उनका टाइप हो रहा था, आ जाते। सेकेंड, उसने अंदर सिख लोगों को ही एक तरीके से शील्ड बना लिया था कि उनकी आड़ लेकर वो कर रहे थे और वो लोगों को बाहर निकलने नहीं दे रहे थे। उनके हिसाब से जितना डिसरिस्पेक्ट गोल्डन टेम्पल का फौज पर आरोप लगता उससे कहीं ज़्यादा अपमान अकाल तख्त का अंदर किया गया था, क्योंकि अंदर हथियार लेकर वो गए थे और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी जिस वजह से ये गए। और ही हैड टू टेक अ टफ चॉइस कि क्या हम देश बचाएं या इस वक्त अपने सेंटिमेंट से क्या। एंड ये सेट कि हमने वो फैसले लिया। आपने भी हमसे किताब पढ़ी होगी। जी, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी यार। हाँ, पर बहुत बुक्स उसके बाद भी आई हैं सर। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार में अगर मैं उस सच को थोड़ा सुन लूँ, वही कहानी है कि 3 सच होते हैं। एक फौज ने किया उसका सच होगा, एक भिंडरावाले जी का सच होगा और एक सच होगा जो सच है। भिंडरावाला जी मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो सेंटीमेंट रखते हैं। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो हमारी नज़र में वो एक टेररिस्ट या देश विरोधी व्यक्ति नजर आते हैं। तो मैं दोनों, क्योंकि मैं इमोशंस को बीच में लेके चल रहा हूं, मेरे चाहने वाले भी बहुत सारे सिख फैंस हैं, मैं सारे सेंटीमेंट को संभाल चल रहा हूं। एक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो बराड़ साहब का स्टेटमेंट है उसमें कितना सच्चाई है कि उन्होंने शील्ड बनाया था, चीफ मिनिस्टर को मारा, लोगों को शील्ड बना दिया, इंटेंशनली हिंदुओं को टारगेट कर रहे थे, बस में रोक रोक के मार रहे थे, पाकिस्तान की फौज आने वाली थी। हालांकि वो भी थ्योरी कि उनको भी पॉलिटिक्स ने बनाया था, बढ़ाया था, अकाली के खिलाफ खड़ा करने को लेकर इंदिरा जी का पूरा सपोर्ट था। इंदिरा जी ने बनाया और इंदिरा जी के लिए मुश्किलें हो गई, जो अमृतपाल पे भी धीरे धीरे छोटी सी रूमर्स आने शुरू हो गए हैं। जी हाँ, वो तो अमृतपाल के लिए तो शुरू से है ये रूमर्स। ऑपरेशन ब्लू स्टार पे बहुत सारी बुक्स हैं जी, मतलब उनकी सच ये तो हम किताबें पढ़ते हैं। आप क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, आप सिख, आप उस कम्युनिटी से भी आते हैं तो आपको ज्यादा आइडिया होगा। मैंने भी सर सारी बुक्स पढ़ी हैं उसके ऊपर। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, उसमें एक्चुअल क्या था। अब इंडियन गवर्नमेंट और इंदिरा गांधी का जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि उनको बहुत ही सॉलिड इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी, ना सिर्फ इंडियन एजेंसी की बट ब्रिटिश एजेंसी की भी, कि ऑन दिस डेट अकाल तख्त से खालिस्तान एज अ सेपरेट कंट्री अनाउंस किया जाएगा एंड यू हैव टू स्टॉप इट। जिसको कि बाद में जितने भी राइटर्स थे, कई जो पंजाब बेस्ड राइटर्स, उन्होंने मना किया कि ऐसा देयर वाज नो सच प्लान कि हम इसको सेपरेट करने वाले। वहीं से था कि पाकिस्तान आर्मी है। पाकिस्तान आर्मी कभी भी नहीं आएगी बचाने जी। ये अगर पाकिस्तान का ने कभी प्रॉमिस किया है तो उसके ऊपर यकीन करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अगर किसी ने किया है तो उसने सफ़र किया है, फ्यूचर में भी मत करो, और ये कभी भी नहीं होगा। जो मेरी सर जितनी भी है, मैं उस टाइम पे आई वाज अ किड, आई वाज नथिंग, खुद देखी हुई चीज़ और बाद में पढ़ी में फ़र्क है। तो बहुत सारी और भी बाद में बुक्स आई हैं। एक जो उस टाइम के गवर्नर थे उनकी रिपोर्ट है कि एक गोल्डन टेम्पल पे आपको यू शुड नॉट स्टॉर्म इट, आपको वहाँ आर्मी नहीं भेजनी चाहिए। एंड इंदिरा गांधी ने उनको बोला था कि आई वांट टू बॉम्ब गोल्डन टेम्पल। सर गोल्डन टेम्पल एक ऐसी
चीज़। देखो सबसे पहले तो गोल्डन टेम्पल के अंदर ही ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल टोटली मैं उसके खिलाफ हूँ, राइट। लेकिन देर आर सो मेनी वेज टू डू इट। अगर आप वहाँ पे टैंक्स और आर्मी जा रही है तो वो उसको भूल पाना बहुत मुश्किल बात है, सिखों के लिए उसको भूल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है। जैसे जलियांवाला बाग नहीं भूला जा सकता है, वैसे ये नहीं भूला जा सकता। उसके रिवेंज में हथियार उठा के इनोसेंट्स को मारना ये भी बहुत गलत बात है। और इट वॉज ऑल ड्रिवन बाय पॉलिटिक्स। आर्मी ऑफिसर जनरल ब्रांड ने बुक लिखी है बिकॉज उनका ऑपरेशन था, लेकिन ऑर्डर पॉलिटिकल थे उसमें। पर ब्रार साहब भी तो सिख है ना सर। आर्मी ऑफिसर का कोई रिलीजन नहीं है, नो वो नहीं है सर। वो आर्मी तो सर ब्रेड है, वेल ब्रेड है ना सर। वो तो आप आर्मी में नहीं आप देखोगे जी, फिर वहाँ तो आपको ऑर्डर है। आप रिलीजन से ऊपर। जैसे किताब जो आप लिखते हो, आप ऑर्डर फॉलो करना एक डिफरेंट चीज हो गया। ऑर्डर फॉलो करना मैं समझ में आता हूँ, फौजी हैं आप ऑर्डर फॉलो करेंगे, वो आपकी ट्रेनिंग वैसी है। बट किताबें अक्सर आप रिटायरमेंट के बाद लिखते हैं या अपनी मर्जी से लिखते हैं, दिल से लिखते हैं, और आप उसे डॉक्यूमेंट कर, जैसे आपने किताब लिखी होगी। उनका सर थोड़ा जो सर्विस में उनका तो थोड़ा पीरियड होता है ना, देयर इज़ अ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर आते हैं वो, उनको बहुत सारी चीज़ों की परमिशन लेनी है। हम तो लिख सकते हैं बुक, हमारा थोड़ा डिफरेंट है उनसे बुक लिखना। अब जैसे नरवड़े साहब ने लिखी, अभी आए थे हमारे यहाँ पर जहाँ बैठे हैं, जी 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 जी, बहुत सारी बातें लिखी उन्होंने जिसपे काफी बवाल रहा। बुक आने से पहले ही हो गया। मैंने उनसे पूछा तो मैंने कहा उनकी तो पीडीएफ ही इतनी चल गई है बुक की। अभी रिसेंटली अपने पॉडकास्ट किया उनका, जी इसी कुर्सी पर थे, और उनकी सेकंड बुक भी आई है। तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में बातें होनी चाहिए। मैंने लिखी थी लोकतंत्र में। मैंने उनसे पूछा कि सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन तो नहीं था ये? तो उन्होंने कहा नहीं, सीखना चाहिए भविष्य में हमें। पर सर वो बिना आर्मी के परमिशन के तो आ नहीं सकती वो बुक, उनको वो क्लियरेंस लेनी पड़ती है। आई मीन वो जो टाइनी ढिल्लों हैं, लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों, उन्हीं की स्टेटमेंट थी कि कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट है तो आर्मी उसको क्लियर करती है। तो अब ये तो बहुत सारी किताबें लिख रहे हैं, हालांकि अब नरवड़े साहब के थोड़ा टोन भी चेंज हो गई थी इस बार, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन था सेकेंड बुक में। बट अगेन जनरल सिंह भिंडरावाले ने शील्ड बनाया था लोगों को, आम लोगों को। और सर डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट बातें हैं। अब आम लोग को उन्होंने शील्ड बनाया था या आम लोग खुद बने थे? उस टाइम पे वो भी था ना सर, जून में जब वो हुआ था तो देयर इज एक गुरुपुरब भी आता है उस टाइम पे ना, तो बहुत से लोग वैसे ही जाते हैं गोल्डन टेम्पल। जो मतलब गुरुपुरब आते हैं, 10 गुरुपुरब हैं, और भी बहुत से डेज हैं जो सिखों के लिए इंपॉर्टेंट डेज हैं। तो उस पीरियड में वो भी था वहाँ पे। बहुत कुछ होता है सर वहाँ पे ना। आपका अपना कंक्लूजन क्या निकला इससे? क्योंकि मैं दोनों इमोशंस को एडजस्ट करते हुए भी सर दोनों इमोशंस में आपका कंक्लूजन क्या था? इट वाज अ बिग कॉन्स्पिरेसी, अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी व्हिच एक्सप्लॉइटेड सिख सेंटिमेंट्स ऑफ देयर ड्रीम अबाउट महाराजा रंजीत सिंह's ग्रेट पंजाब रूल, and totally fed or watered and nurtured by Pakistan. Big political conspiracy which exploited Sikh sentiments, totally funded and nurtured by Pakistan. ये था जी। जो आम आदमी था वो कभी भी इंडिया के खिलाफ वायलेंट मूवमेंट में नहीं है सर, कभी भी नहीं है। कैसे हो सकता है ना सर? सर पंजाब के हर मोहल्ले में तो एक फौजी रिटायर्ड अफसर बैठा, कैसे हो सकता है? सारा खेल पंजाब को मेडल ला के दे रहा था सर। आप अभी भी देख लो, अभी भी देखो ना, टेस्ट कैप्टन शुभमन गिल है पंजाब से, T20 ओपनर अभिषेक शर्मा, रॉकी, हाँ, और अर्शदीप सिंह सर, पंजाब की वुमेन कैप्टन हरमनप्रीत, पंजाब का हॉकी का कैप्टन हरमनप्रीत सिंह। तो तीनों है ना सर देश का। हम तो हरियाणा भी हम तो पंजाब भी मांगते हैं ना सर, जहाँ बॉलीवुड के सारे गाने पंजाब से सर। यार आप देखो ना, दिल्ली पूरा पंजाब सर। वो अब सर एक काउंटर आर्गुमेंट है कि पंजाब के गाने गैंगस्टर और वायलेंस फैला रहे हैं, तो वो एनिमल में पंजाब का गाना उसको अवार्ड मिल गया सर, वो भी तो वायलेंस ही बढ़ा रहा है। अर्जुन वैली, हाँ, कि हम चक दांगे, यही है जो कॉलेज की लड़ाइयाँ होती हैं, चक दांगे फट्टे एंड ऑल। मुझदा सवाल है, लड़ाई भी तक किस बात पे हो रही है? किसने मुझे घूर के देख लिया, इसने मेरी गाड़ी को रास्ता नहीं दिया, ये किसी लड़की के साथ खड़ा था और मेरी तरफ देख के हंस पड़ा, इस बात पे लड़ाइयाँ हुई हैं सर। तो बाद में वो गैंगस्टर बन जाते हैं। सिद्धू मूसेवाला को लोग कैसे याद रखेंगे? अब आपको लगता है कि समय के साथ वो और बड़े होते जाएंगे? और लाइफ ट्रेजिकली कट शॉर्ट सर। मतलब बहुत कुछ था उसके पास देने को, टू ऑफर। हाँ जी, बहुत कुछ था उसके पास करने को। और सर मुझे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक राइटर हैं, तो
उन्होंने मुझे अभी कल परसों ही मैं लिख रहा था जो लव हेट रिलेशनशिप है ना आर्टिस्ट का, तो उन्होंने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। वो कहते हैं जो पॉलिटिशियन होते हैं ना वो कभी भी विजनरी और लीडर नहीं होते। उनके पास रोड मैप का पॉलिटिकल ड्रीम होता है, लेकिन उनके पास स्टेट के विजन नहीं होता। वो होता है उन लोगों के पास जो पॉलिटिशियंस नहीं होते। ये विजन होगा जो जर्नलिस्ट ऑब्जर्व करता है, उसका एक विजन हो सकता है, आर्टिस्ट का हो सकता है, इन लोगों का। इसीलिए शायद लोग कहते हैं कि आर्टिस्टों को विजय आए। यहाँ पर लोग कह रहे हैं पंजाब में भी चीफ मिनिस्टर आर्टिस्ट है, वहाँ भी है सर। तो पंजाब बदला आर्टिस्ट ने कुछ ड्रास्टिक ऐसा कुछ जो सर्वेज हैं उसमें ये है कि भगवंत मान की पर्सनल इमेज को इतना मतलब आम आदमी पार्टी, देखो जो भी सर पार्टी रूल में होती है उसको एंटी इनकम्बेंसी तो फेस करनी ही पड़ती है। तो वो क्या करते हैं, मॉडर्न ट्रेंड है कि आधे एमएलए चेंज कर दो, उनको दोबारा टिकट ना दो। लेकिन लोग भगवंत मान को उस तरह से हेट नहीं करते जैसे वो पिछले चीफ मिनिस्टर्स को उनका मजाक उड़ाते थे, ऐसा नहीं है। हालांकि चन्नी साहब का नहीं, चरणजीत चन्नी का तो 2-3 महीने का टेन्योर था जी। तो जो कैप्टन साहब का अकालीज थे, कैप्टन अमरिंदर के ऊपर एलिगेशन लग गए कि वो बहुत सॉफ्ट हो गए टुवर्ड्स अकालीज एंड ऑल दैट। तो अभी मतलब जो लोगों से रिपोर्ट है, लेकिन वो अब आगे क्या होता है ये कहना मुश्किल है। बीजेपी की गुंजाइश है पंजाब में? बीजेपी हैज अ वेरी गुड चांस सर। बीजेपी, हाउ इज इट पॉसिबल? फार्म एक्ट के बाद तो मुझे लगा था पंजाब में बीजेपी बिल्कुल जीरो हो गई। बीजेपी लोगों को कह रही है कि डबल इंजन जो उनका स्लोगन है मेन, कि पंजाब ने बहुत कुछ सफ़र किया है और दिल्ली ने पंजाब के साथ अन्याय किया है, लेकिन हम वो दिल्ली नहीं हैं, हम पंजाब का दर्द समझते हैं और हम आपके सारे मसले सॉल्व करेंगे, राइट। और वो बहुत डीप वो जा रहे हैं। रूरल एरिया में आरएसएस बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर रही है। अभी पंचायत इलेक्शन में 1-2 बीजेपी के कैंडिडेट्स जीते हैं और उनको जैसे सर 2024 लोकसभा इलेक्शन में तो वो कैंपेनिंग ही नहीं कर पाए, उनको प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो अभी उसके बाद जो इलेक्शंस है उसमें वो कैंपेन कर पाए हैं। तो अभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस में देखते हैं कि क्या होता है। बीजेपी हैज़ अ वेरी गुड चांस, लेकिन उनको कुछ बिग करना पड़ेगा। उनको पंजाब कह रहा है कि चंडीगढ़ हमें दो, वो जो पेरिनियल है, पंजाब के रिवर वाटर शुड बी सिक्योर, उसके ऊपर पंजाब का हक होना चाहिए। इट हैज़ टू बी स्टैम्प्ड कि होना चाहिए। पंजाब में एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो ये कुछ मसले हैं जो। बट क्या बीजेपी अच्छे से प्लान करी पंजाब को लेकर? जैसे अभी तक मोदी जी दिलजीत से मिले थे बीच में, या बैक टू अगर मैंने देखूं, बंगाल की प्लानिंग भी उनकी लंबी शुरू हुई थी। आप कह रहे हो कि आरएसएस अभी से गांव-गांव पहुंच रहा है। अभी से नहीं, 2 साल से ज़्यादा सर। तो अभी तो 1 साल बाद चुनाव है, तो ये और बढ़ेगा भी। बंगाल के बाद फोकस शिफ्ट होगा। फुल वॉर फ्रंट पे है बीजेपी। एवरी डे दे आर डूइंग समथिंग वहाँ पे। लेकिन अब ये है कि क्या वो अकेले मेजॉरिटी ले सकते हैं या उनको किसी की हेल्प चाहिए। और बीजेपी भी सर वहाँ पे तीन बीजेपी है ना वहाँ पे। एक तो ट्रेडिशनल बीजेपी है जो आपको मोदी जैकेट में मिलती है, सेफ्रन कलर में मिलती है। एक कांग्रेस वाले लीडर हैं जो बीजेपी ज्वाइन किए हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो सब वाइट कुर्ता पजामा। कैप्टन अमरिंदर तो आते नहीं है फंक्शंस में ना, एंड वो कहीं दिखते नहीं है ज़्यादा। और वो जो इतने भी कांग्रेस के लीडर हैं वो कुर्ते पजामे में आते हैं। फिर एक तीसरे और हैं जो ना इधर है ना उधर है। तो बीजेपी को कैंडिडेट्स मिलेंगे कि नहीं, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है बीजेपी के ऊपर। तो बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी की जब वेव आई तो उनके कैंडिडेट्स कहाँ से आ गए। वो जब वेव आती है तो कोई भी कैंडिडेट हो, कैंडिडेट डजंट मैटर। तो हमारी वेव आने वाली है। तो ये जो राघव चड्ढा 7 लोग को लेकर गए हैं, ये भी उस लार्जर पिक्चर का पार्ट हो सकता है सर? उसके भी दो आर्गुमेंट्स हैं इसमें ना। तो 2 आर्गुमेंट्स ऐसे हैं कि जो राज्यसभा की नॉमिनेशन होती है वो लोगों की नहीं होती, वो पॉलिटिकल पार्टी की होती है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी को धोखा दिया है उन्होंने। हाँ, बट जैसे राघव चड्ढा पंजाब संभाल रहे थे पूरा, एक आ जाता है कि ही वॉज सुपर सीएम देयर। सीएम वॉज डिफरेंट बट ही वॉज सुपर सीएम। उनका इश्क भी वहीं परवान चढ़ा जब वो सुपर सीएम थे। और राजनीति और परिणीति दोनों उनकी जिंदगी में वहीं चली। दिल्ली से तो कोई राज पड़ेगा? दिल्ली से कोई राज करने आएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जी। नहीं, राज नहीं, लेकिन एक होता है ना कि हमारे लोग तो होते हैं, जैसे वो कैडर की बात होती है, लोगों की पकड़, कहाँ से क्या हिसाब। जैसे एक व्यक्ति के जिनका जिक्र हो रहा था, राघव चड्ढा ज़्यादा नाम,
जिन्होंने पूरा वो डेटा ड्रिवन निकाला था, मैं उनका नाम मिस कर रहा हूँ, 7 लोग जो यहाँ से शिफ्ट हुए राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के, जिनको लेकर कहा गया कि ही वॉज द मास्टरमाइंड बिहाइंड पंजाब्स विक्ट्री आम आदमी पार्टी की। वो जिन्होंने भगवंत मान का वो फोन कैंपेन चलाया था जिसके जरिए सारे डेटा निकाले गए। फिर इन इलाकों में कैंपेन बढ़ाया गया, बड़े उनके ऊपर वीडियोस बने इस बीच में।